Hello everyone, welcome back. Welcome to our channel Study Room. This is Anisha, your physics educator. And in this video, we are going to start off अपना जो physics में class 9th का first chapter दे के रखा है, that is your chapter number 8, that is called motion. If you are new to this channel, make sure to subscribe to our channel and press the bell icon. And if you like the video, make sure to like it as well. तो चलो start करते हैं. Basically, what is motion? मोशन तो यार तुम लोग लिख के ले लो, इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ना फिजिक्स में. मतलब आपके जो भी टॉपिक्स होते हैं जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारे के सारे ना मोशन से ही बनते हैं, मोशन से ही रिलेटेड होते हैं. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चैप्टर बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझो. कुछ भी डाउट हो, लग रहा हो, कमेंट सेक्शन में बोल दो. और चलो स्टार्ट करते हैं. अब मोशन तो ऐसा वर्ड है कि कभी ना कभी जिंदगी में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सुना ही होगा. तो क्या होता है मोशन? वी से दैट कार इज इन मोशन, दैट पर्सन इज वॉकिंग, सो द पर्सन इज इन मोशन, या दैट एनिमल इज इन मोशन. तो ये मोशन क्या होता है? मोशन का सबसे ज्यादा बेसिक डेफिनेशन होता है दैट मोशन इज एनीथिंग दैट इज हैज मूवमेंट. क्या होता है मोशन? मोशन इज बेसिकली एनीथिंग दैट हैज मोशन. मतलब मूव कर रही है कोई भी चीज तो मतलब उसमें है मोशन. ठीक है. अब अगर कोई भी चीज मूव कर रही है और उसमें मोशन है तो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर सिटिंग इन अ कार, राइट? आप एक कार के अंदर बैठे हो. जब आप कार के अंदर बैठते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी साइड में चीजें हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं? मतलब आप आगे बढ़ रहे हो और साइड में चीजें पीछे की तरफ जा रही हैं. तो क्या आप मोशन में हो कि साइड वाली चीजें मोशन में है? क्या आप आगे बढ़ते जा रहे हो या फिर आप एक ही जगह पे रुके हुए हो और जो साइड में जो पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो मूव हो रही हैं, वो पीछे की तरफ जा रही हैं? या जब कार के अंदर बैठते हो तो यही लगता है कि कार मोशन में है, मैं रेस्ट पे हूँ, मैं कार के अंदर बैठी हूँ, मैं कौन सा कार के साथ साथ अंदर बैठ के भाग रही हूँ. कार मेरे साथ मोशन में और मैं कार के अंदर रेस्ट पे हूँ और बाहर की चीजें मुझे दिखती हैं मोशन में. ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बाहर खड़ी हूँ, अगर मैं रोड के किनारे खड़े होके देख रही हूँ कि ये कार चल के जा रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को क्या लगेगा कि हाँ, ये कार मोशन में है और मैं रेस्ट पे खड़े होके देख रही हूँ ये कार को मूव होते हुए. तो क्या ये बात सही है? क्या दोनों पॉइंट ऑफ टाइम में मैं क्या पहले अपने मोशन में थी और क्या मैं रेस्ट में हूँ? देखो, अभी अपन ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ये मोशन और रेस्ट. पहले इंट्रोडक्शन लेने के लिए, दुनिया में ना कोई भी ऐसी चीज नहीं है, मतलब सिर्फ सुनो ये बात, ठीक है, ध्यान से सुनो. दुनिया में कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो कंप्लीटली मोशन या फिर कंप्लीटली रेस्ट पे होती है. अब ये मत कर देना यार मैम क्या बोल रहे हो आप, कोई भी चीज ना मोशन ना रेस्ट, ये कौन सी बात होती है? ऐसा नहीं होता. ऐसा होता है थोड़े सीनियर क्लासेस में, बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जिनको फिजिक्स पीसीएम पीसीबी लेना होगा 11th-12th में, तब जाके आप पढ़ोगे थोड़ा हायर क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट के बारे में. बट यहाँ पे ये देख लो कि कोई भी चीज मोशन और रेस्ट में खुद में नहीं होती, बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर किस पॉइंट ऑफ टाइम में उस चीज को देख रहा है, वो मोशन ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हो जाएगा. ठीक है. मतलब अगर मैं कार के अंदर बैठी हूँ तो मैं अपने आप में क्या हूँ? मैं मोशन में हूँ ना. मतलब कार मेरे साथ, कार के अंदर हूँ तो कार मोशन में है, लेकिन मेरे को लगेगा यार मैं रेस्ट पे बैठी हूँ अंदर, क्योंकि मैं थोड़ी ना भाग रही हूँ कार के अंदर बैठ के, मैं तो बैठी हूँ एक जगह. तो मेरे को लगेगा कार के अंदर कि मैं रेस्ट पे हूँ. ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बाहर खड़ी हूँ और मैं बाहर को देखूंगी कि हाँ एक कार जा रही है, तो मेरे लिए वो कार हो जाएगी मोशन में, क्योंकि कार में मेरे को मूवमेंट दिखेगा अपनी आंखों के सामने. ठीक है. तो ये होता है लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जर्वर कि ऑब्जर्वर किस पॉइंट ऑफ टाइम में, कितने टाइम फ्रेम में देख रहा है वो मूवमेंट होते हुए. ठीक है. तो व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट? वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम. यहाँ पे दी हुई है मोशन की बहुत डायरेक्ट और बहुत क्लियर कट डेफिनेशन, दैट एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम. अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है, अगर एक ऑब्जेक्ट जैसे है यहाँ पे, अगर एक कार है ये, ठीक है, थोड़ा पुराना मॉडल है कार का, अगर कार की पोजीशन चेंज होती है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, अगर ये चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक टाइम फ्रेम के अंदर 10 सेकेंड में, 10 मिनट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर कार ने चेंज की अपनी पोजीशन, तो हम क्या बोलेंगे
कि कार है मोशन में, अगर मैं फ्रेम के इस साइड हूँ और मैं फ्रेम के इस साइड चली गई तो मेरी पोजीशन में 1 सेकेंड में एक चेंज आया ना, और ये आपने देखा, तो इसलिए बोलोगे कि हाँ मैम मोशन में थी अभी 2 मिनट पहले, 2 सेकेंड पहले, ठीक है। An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. Stationary का मतलब क्या होता है कि मतलब ऑब्जेक्ट है रेस्ट में. It totally depends on the observer कि क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. अभी देखा ना, कार के अंदर बैठ के आपको लगेगा, कार छोड़ो, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं से भी आप ट्रैवल करते हो, आपको लगेगा अगर आप अंदर बैठे हो तो मैं रेस्ट में हूँ. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बाहर से देखोगे, एज एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करोगे कि हाँ कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, प्लेन उड़ रहा है, तो ये चीज़ है अपनी मोशन में. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स को उड़ते हुए देखा होगा वेकेशन बनाने, देखो बीच साइड की फोटो डाल के रखी है. कभी भी घूमने गए होगे तो देखते हो ना सब पंछी उड़ते हुए, तो क्या उन बर्ड्स ने अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करी? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी ना, तो हम बोलेंगे कि बर्ड्स अपन के थे मोशन में. फिश इज स्विम. फिश भाई पानी में तैरती है ना, वो भी तो अपनी पोजीशन चेंज करती ही है ना, तो फिशेज आर इन मोशन एज वेल. प्लैनेट्स अपना देखो, सोलर सिस्टम का एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि सोलर सिस्टम में पूरा रेवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, अपने एक्सिस पे रोटेशन भी होता है प्लैनेट्स का, तो प्लैनेट्स आर इन मोशन एज वेल. बहुत ही मिनिस्क्यूल मोशन है, मतलब एकदम बहुत ही स्लोली घूमते हैं, लेकिन मोशन तो है. फिर फोर्थ एग्जांपल, दिस इज ऑफ योर ब्लड सेल्स, आरबीसी. लाइक ब्लड तो बह ही रहा है ना बॉडी में, एक ऐसे प्रिक करोगे कभी नीडल करना मत जाके, बट करते हो तो ऐसे ब्लड बाहर आता है ना, कभी लग जाती है तो ब्लड फ्लो होने लगता है बाहर. उस ब्लड को मतलब पहले तो वो ऑलरेडी फ्लोइंग स्टेट में ही है, मतलब मूव तो कर रहा है. उसके अंदर भी जैसे अगर आर्टरीज के अंदर आप देखोगे, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ऐसे इंडिविजुअल सेल्स फ्लो होते हुए दिखेंगे. मतलब वो जो रेड ब्लड है दैट इज कंपोज्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स ना, तो वो रेड ब्लड सेल्स इंडिविजुअली माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा आपको कि हाँ मूव कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम से पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा रहे हैं, तो इसलिए मोशन में है. ठीक है, कोई क्वेश्चन देखते हैं. अगर मैं अभी पूछूं, मैं अभी देखो बिल्कुल नहीं हिल रही, मैं एकदम ऐसे सीधे बैठ गई, एंड आई आस्क यू गाइस कि एम आई इन मोशन या फिर एम आई इन रेस्ट, क्या बोलोगे? थोड़ा लो, 2 सेकंड लो सोचने के लिए. कमेंट सेक्शन में लिखते चलो, इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम एम आई इन मोशन या फिर एम आई इन रेस्ट, बताओ क्या बोला? मोशन बोला, रेस्ट बोला? देखो जिन लोगों ने रेस्ट बोला उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, हाँ मतलब उनको लग रहा होगा कि मैं नहीं दिख रही, लेकिन ये बात सच इतनी नहीं है. क्यों? बहुत ही सिंपल चीज, अपन लोग कहाँ रहते हैं? अपन लोग सब अर्थ पे रहते हैं ना, तो अर्थ पे रहने में मतलब पूरा अपन का जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के चारों तरफ रोटेशन तो कर ही रहा है ना. तो जिस ऑब्जेक्ट, जिस प्लैनेट के अंदर मैं रह रही हूँ, अगर वही चीज पूरे टाइम घूमती रहती है तो मतलब क्या मैं उसके साथ नहीं घूम रही? इफ यू आर इन अ कार मोशन में है तो मतलब आप भी कार के साथ मोशन में हो. अगर मैं प्लैनेट पे रहती हूँ तो प्लैनेट अगर मोशन में है तो प्लैनेट के साथ मैं भी मोशन में हूँ, है ना. तो इसलिए अपन सब पूरे टाइम ना मोशन में ही रहते हैं, क्योंकि अपन सिंपली अर्थ पे रहते हैं इसलिए. ठीक है, चलो मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन. कितने टाइप मोशन आगे समझ क्या होता है? चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, क्या क्या चेंज आया पोजिशन, ऑब्जेक्ट की पोजिशन में एक टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम का रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा. Types of motion दिया है. Some objects may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate and a few others may vibrate. There may be situations involving a combination of these. यार अब देखो मोशन ना एक टाइप का तो होता नहीं है, अलग अलग टाइप. फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अलग अलग टाइप की चीजें तो पढ़ेंगी. फर्स्ट यहाँ पे दे गया है रेक्टिलिनियर मोशन. अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? कभी आपने रेस दौड़ी होगी, 100 मीटर रेस स्कूलों में तो लगती है मैराथन टाइप का. तो ये अगर आपका वो है, ये है वो ग्राउंड जो आपको रेस में कवर करना है, ये हो आपको यहाँ से जाना है यहाँ तक, सीधे पाथ में जाना है. इधर उधर जाओगे तो यार डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. 100 मीटर रेस तो सीधी होती है ना. तो जब आप ये सीधा पाथ कवर करते हो, अगर आपने मोशन अपना एकदम स्ट्रेट लाइन में करा तो उसको बोलते हैं भाई रेक्टिलिनियर मोशन. कभी हाईवे पे जा रहे हो, एकदम सीधा सीधा रोड मिल गया,
मस्त गाड़ी चला रहे हो आप, तो सीधी सीधी गाड़ी चलाओगे ना, अब खाली रोड है तो इधर उधर मुड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। सेकेंड दिया है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, क्लॉक्स बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आजकल तो डिजिटल क्लॉक आ जाती हैं, बट पहले मतलब अभी भी लगाते हैं लोग वो वाली क्लॉक। समझे कौन सी? ये जो पिक्चर में दी है ये वाली क्लॉक, जो इसका ये अगर अपनी क्लॉक है तो इसका ये जो आर हैंड है और ये जो मिनट हैंड है ये कैसे घूमता है? ऐसे एक सर्कुलर मोशन में घूमता है ना। जो क्लॉक वर्क हमारे डायरेक्शन में वो एक सर्कुलर मोशन है, तो इसलिए क्लॉक्स आर इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जैसे ये आपका है प्लेग्राउंड, ठीक है, वहां पे आपकी है एक फुटबॉल है, ठीक है, मान लो फुटबॉल है और आपने मारा इस पे किक, क्योंकि यार फुटबॉल तो किक करने के लिए ही बनी है। तो अगर आप इस पे किक करोगे तो ये ऐसे ऐसे घूमेगी ना, मतलब ये बॉल एक रोटेशनल फैशन में गोल गोल घूमेगी, तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का और एग्जाम्पल होता है जो अपन की, आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे जो ग्रामोफोन होते हैं, ग्रामोफोन में जो डिस्क होती है वो कैसे ऐसे गोल 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 घूमती है। जैसे जो ग्रामोफोन होता है उसमें जो सीडी डलती है, वो सीडी ना ऐसे 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 गोल गोल घूमती है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर फोर्थ है पीरियोडिक और वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? यहाँ पे एग्जाम्पल में देके रखा है एक बहुत बड़ी सी ग्रैंडफादर क्लॉक। इस क्लॉक को ग्रैंडफादर क्लॉक बोला जाता था। तो ग्रैंडफादर क्लॉक में क्या होता है? एक पेंडुलम होता है। ये जो है ना, ये चीज जो स्माइल कर रही है यहाँ पे, इसको वी कॉल अ पेंडुलम। और ये पेंडुलम टाइम टू टाइम लेफ्ट राइट होता रहता है। मतलब ये जो पेंडुलम है ये लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे घूमता रहता है एक सेट पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब आधे सेकंड में लेफ्ट जाएगा, फिर आधे सेकंड में राइट जाएगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे सो ऑन। तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब एक सेट टाइम में वो लेफ्ट राइट हो रहा है, ठीक है। और वाइब्रेटरी इसलिए क्योंकि यार हर एक घंटे में, आपने देखा होगा स्पेशली टॉम एंड जेरी में नहीं दिखाते थे, वो बहुत बड़ी सी जो ग्रैंडफादर क्लॉक थी वो एकदम से वाइब्रेट होने लगती थी, पूरा घर हिल जाता था। मतलब सिर्फ टॉम एंड जेरी में नहीं, कहीं भी देखा होगा, अपने खुद के घर पे भी हो सकता है हो ये क्लॉक, पूरा घर वाइब्रेट हो जाता है, इतनी तेज वाइब्रेशन देती है ये क्लॉक। तो पर आवर जब 11 बजेंगे 12 बजेंगे वो क्लॉक एक चाइम देती है, जिससे वाइब्रेशन होता है कल्मिनेट, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन का और तो बहुत ही ज्यादा, अगर आपको सिंपल एग्जांपल देखना है आपके फोन्स या जिसमें आप देख रहे हो ये वीडियो, अगर फोन में देख रहे हो तो फोन्स को अगर आप वाइब्रेशन मोड में डालते हो तो ऐसे वाइब्रेट करते हैं ना। वाइब्रेशन होता क्या है? जब एक जगह के पार्टिकल्स, जैसे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर बहुत सारे जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से ऐसे टकराने लगते हैं, तो आपका वाइब्रेशन एग्जिस्ट करने लगेगा। तो जैसे फोन के अंदर अगर आपने कभी इसको वाइब्रेशन मोड में डाला तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन में एग्जिस्ट कर रहा है अपना फोन। तो बस यही अभी तो 4 एग्जाम्पल देखे हैं, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल और पीरियोडिक या फिर वाइब्रेटरी मोशन के, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीजें यार, इतना तो बेसिक चीज है, ठीक है। अब दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। अब आए हैं अपन एकदम, क्या बोलते हैं, क्रक्स स्टार्ट हो रहा है अपने चैप्टर का, तो ध्यान से देखना। लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन में, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये ओरिजिन क्या होता है, सुन लो क्या होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ही अपन देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सपोज आपके पापा मम्मी किसी का भी ना ट्रांसफर हो गया, आपको जाना है अब एक नई सिटी में, और नई सिटी में जाके नया स्कूल होगा, नया घर होगा, सब कुछ होगा। तो आप ट्रेन से जा रहे हो अपनी नई सिटी, आप सपोज दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हो, तो आप मुंबई पहुंचे, आप ट्रेन से गए, आप रेलवे स्टेशन से उतरे और आप डायरेक्ट बोल रहे हो अपने पापा मम्मी को, यार मेरे को नहीं देखना घर, मेरे को अपना स्कूल देखना है, मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मेरे को जाना है स्कूल। तो अब पापा मम्मी बोलेंगे यार ठीक है, स्कूल है कहाँ लेकिन? तो आप किसी बगल वाले से पूछोगे, जो वहां पे होते हैं ना, और रिक्शा जो चलाते हैं या टैक्सी वाले, किसी से भी आप पूछोगे यार ये स्कूल, मेरे स्कूल का नाम XYZ है, XYZ स्कूल कहाँ है? तो वो टैक्सी वाला, वो ऑटो वाला अगर रेलवे स्टेशन पे खड़ा है
तो वो क्या बोलेगा, आपका ये XYZ स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। कहाँ से 2 किलोमीटर दूर है? रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। तो रेलवे स्टेशन इस एग्जाम्पल में आपका बन जाता है रेफरेंस पॉइंट। मतलब जो चीज जहां से कितनी दूर है, कितना उसका पोजीशन हम बता सकते हैं उस रेफरेंस पॉइंट से, वो चीज बन जाती है हमारी ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, नहीं समझ आया, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो सोचो, आपको खाना था पिज्जा, आपने ऑर्डर दिया, आपने बोला हाँ ये है मेरा घर, यहाँ पे है, यहाँ पे भिजवा दो। ठीक है, अब जब वो डिलीवरी वाला बंदा आएगा वो आपको कॉल करेगा कि हेलो सर मैम, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आपका घर कहाँ है? तो अगर आपके घर के पास कोई भी लैंडमार्क होगा, कभी केमिस्ट शॉप के बगल में आपका घर, या फिर ये लैंडमार्क है, ये पेट्रोल पंप, तो आप क्या बताओगे कि पहले आप हाउस नंबर बताओगे, फिर आप कॉलोनी बताओगे, ये सब तो बताओगे। फिर आप ये भी तो बोलोगे यार पेट्रोल पंप के पीछे है मेरा घर, मेडिकोस के बगल में है मेरा घर। तो ये जो मेडिकोस और ये पेट्रोल पंप, ये जो लैंडमार्क है, ये अपने है रेफरेंस पॉइंट, लाइक इस पॉइंट से इतने दूर हैं हम। ठीक है, एक और बहुत ही ज्यादा बेसिक एग्जांपल बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, वो है अपना नंबर लाइन का। नंबर लाइन में अपन बीच में क्या मार्क करते हैं? जीरो। लाइक अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मार्क करते हो अपने एक्सिस, तो बीच में क्या होता है? 0.0,0 मतलब ओरिजिन। इस ओरिजिन से ही तो हम अपने नंबर्स मार्क करते हैं। ये जो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कहाँ से 1 2 3 है? 0 से लेके 1, 0 से लेके 2, 0 से लेके 3। तो अपना 0 यहाँ पे हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यार देख लो, अगर कोई ऐसे लाइन दे दो और बोले ये क्या है, क्या बोलोगे? अगर मैं आपको बोलूं यार ये बताओ ये कौन सा पॉइंट है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्या लग रहा है, क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट ज्यादा से ज्यादा क्या बोल दोगे आप कि यार इस एक वाइट सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, लेकिन कहाँ है ये पॉइंट, किस दूरी पे है ये पॉइंट? उसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हम ओरिजिन अपना मार्क करें, फिर हम बोल सकते हैं हाँ ये 2 था, 2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट था। ठीक है, तो दैट इज वाई किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन बताने के लिए, उसका डिस्टेंस बताने के लिए, वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट, वी नीड एन ओरिजिन टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट बोला है, लेट अस कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। O is the reference point and let A, B and C represent the position of the object at different instances. ठीक है, ये है अपना पॉइंट O, मतलब ओरिजिन। फिर पॉइंट दिए हैं A, B, C, और इनके बीच में हमें किलोमीटर से बात हो रही है, मतलब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20 एंड सो ऑन, ऐसे 60 किलोमीटर तक जा रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में समझने के लिए अपन देखते हैं, ये हो आप ऐसे देखते हो, फिजिक्स में आप ऐसे ही दिखते हो। ठीक है, तो ये हो आपने सोचा यार मेरे को थोड़ा होना है फिट होना है, तो मैं जाऊंगा रोज जॉगिंग पे मैं जाऊंगा एकदम 60 किलोमीटर। ठीक है, तो आप O से लेके पॉइंट A तक गए। ठीक है, तो आप पॉइंट A तक पहुंच गए, आपने जॉग कर लिया अपना 60 किलोमीटर। उसके बाद अब पॉइंट पे पहुंच गए, फिर वापस घर भी तो आना है, वहां थोड़ी ना टेंट लगा के सोएंगे। तो जब वापस घर आना था, तो आप आ रहे थे, आप इस पॉइंट पे आके थक गए, आप यहीं पे रुक गए, आप B पॉइंट पे रुक गए। तो B पॉइंट पे रुक गए तो क्या होगा? अगर आप B पॉइंट पे रुक गए तो जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, मतलब पहले आप O से A तक गए, फिर A से B तक गए, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है O से लेके A तक, फिर A से लेके B तक, इस पूरे को बोलते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड। मतलब द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड वी ओनली नीड न्यूमेरिकल और मैग्नीट्यूड टू स्पेसिफाई डिस्टेंस। न्यूमेरिकल या मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, मतलब जैसे 5, 10, 15, दीज आर ऑल वैल्यूज जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और हमें डिस्टेंस बताने के लिए सिर्फ ये मैग्नीट्यूड चाहिए रहती है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर के बीच में अभी डिफरेंशिएशन अपन देखेंगे आगे, बट बेसिकली डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें उसमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो आपने गए 0 से A, मतलब पहले आपने कितना कवर किया? आपने 60 किलोमीटर, जो आपका एम था वो करा, प्लस अब जब घर वापस आ रहे थे तो आप 60 से
ए से बी पॉइंट तक गए तो ये कितना हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, मतलब 25 मीटर्स आपने और 25 किलोमीटर, अरे भाई कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज हो गई। तो ये अपना कितना हो जाएगा 5, 6, 7, 8। तो आप पूरा 85 किलोमीटर्स आपने कवर किए। अब ये ओ से लेके ए तक गए, ए से लेके बी तक गए, बी पे अभी आप रुके ही हुए हो, ठीक है। तो ये जो पूरा पाथ आपने जॉग किया इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। इतना डिस्टेंस हमने भाई अपने पैरों से कवर किया है, ठीक है। आगे समझ क्या होता है डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस की बात करी है तो डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं क्या होता है। Displacement is the shortest distance measured from the initial and final position of an object. It is known as displacement. We need numerical value or magnitude and direction to specify displacement. अब क्या बात हो रही है? Displacement is the shortest path जो आप ले सकते हो, जो अपन shortcuts अपन को इतने पसंद है लाइफ में, मेरे को पसंद है, तो उसको अपन बोलते हैं displacement. The shortest distance measured The shortest distance measured from initial and final position of an object is known as the displacement. मतलब जब आप यहाँ थे, आप गए थे पहले कहाँ, A तक, हमने कर लिया जॉग, फिर हम B तक आए तो हम थक गए, तो हम यहीं पे रुक गए। तो अपना डिस्टेंस कितना था, यहाँ से लेके यहाँ पूरा कवर होते हुए फिर यहाँ तक, ठीक है। ये था अपना पूरा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपना शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा, ओ से लेके बी तक। क्या आपको एक बहुत छोटा सा पाथ दिख रहा है, भले आपने वो कवर नहीं किया लेकिन पाथ तो एग्जिस्ट करता है। ये पाथ, ये डायरेक्टली ओ और बी के बीच का डिस्टेंस है। हमने कवर किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाथ एग्जिस्ट करता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम कर सकते थे वो तो यही है ना। तो इस केस में अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ओ बी, दैट इज 35 किलोमीटर, विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन आर इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। मतलब इनिशियल हमने यहां से स्टार्ट किया था ना, और अभी हम कहाँ पे रुके हुए हैं, हम इस पॉइंट पे रुके हुए हैं। तो ये हो जाएगी अपनी फाइनल पोजिशन। मतलब जिस पॉइंट पे आप रुकते हो, जहां पे आपकी जहां पे आप अपना टाइम फ्रेम बंद करो कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक हमने देखा, तो जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड योर फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बना सकते हो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ बात हो रही है, इसमें अपन को चाहिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगेन स्केलर और वेक्टर के बीच में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें चाहिए भाई डायरेक्शन भी, कि किस डायरेक्शन में बात हो रही है। वैल्यू तो चाहिए, मतलब ये किलोमीटर डिस्टेंस वाला वो तो चाहिए, प्लस डायरेक्शन मतलब 0 से B किस डायरेक्शन में बात हो रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, नॉर्थ से साउथ जा रहे हो, क्या ये भी स्पेसिफाई करना डिस्प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दिया है कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस तो क्या था अपना, द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड, है ना। डिस्टेंस वाज द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड। एंड व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपना एकदम शॉर्टकट वाली चीज, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यार अगर ये दोनों चीजें दी हैं तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? अगर ये है आपका पाथ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, आपको अपने घर से जाना था दूध लेने, ठीक है। घर के एकदम बगल में ही है दूध वाली शॉप, ये बी पॉइंट है आपके यहाँ मिल्क शॉप, और ए पॉइंट है आपका घर। तो आप घर से जाओगे दूध खरीदने, यहाँ लिख देते हैं मिल्क शॉप। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, ये सीधा एक ही रास्ता है। आप यहाँ से गए और पहुंच गए, आप ए से बी पोजीशन गए, आपने ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो ए बी है और डिस्प्लेसमेंट भी ए बी है, क्योंकि ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ था आपने वही लिया। तो इस केस में अपना डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमने जो शॉर्टेस्ट पाथ था डिस्टेंस का वही ट्रैवल किया, तो इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। प्लस एक और चीज यहाँ पे ये होती है, यार दूध लेने गए उसके बाद कभी घर भी तो आओगे, दूध वाले अंकल के घर पे थोड़ी ना रुक जाओगे। तो आप यहाँ से गए या आप चलते हुए गए, आप मिल्क शॉप में गए, फिर आप वापस घर आए,
ठीक है, ये सपोज आपका था 0.5 किलोमीटर का रास्ता, 0.5, तो आपका टोटल डिस्टेंस इसमें क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हुआ अपना, अपन मिल्क शॉप पे गए प्लस अपन घर आए, तो 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1 किलोमीटर हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा, जाने का और आने का मिला के। लेकिन क्या इस केस में, ये सेकंड केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यार हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अपनी इनिशियल पोजीशन तो घर थी, फाइनल पोजीशन भी घर ही है, तो दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपना इस केस में, जहां इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होती है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट अपना हो जाता है 0। पाथ डिस्टेंस जरूर कुछ ना कुछ होगा, पाथ तो कुछ कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। देखो अब लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल में देखना है तो यार, जब अपन गए थे मैराथन लड़ने, मैराथन की सॉरी क्या दौड़ने, क्या बोलोगे, मैराथन दौड़ने, तो आप पहले गए थे ओ से लेके ए तक, फिर बी तक आए, बी पे थक गए, तो यार थक गए तो वहीं थोड़ी ना बैठ जाओगे, घर तो आओगे ही, तो आप वापस ओ पोजीशन पे आओगे। तो इस केस में अपना टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 से ए मतलब 60 आपने पहले कवर किया, प्लस ए से लेके ओ जो आप घर आए वो भी 60, तो हो जाएगा 120 किलोमीटर आप दौड़े। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपनी इनिशियल पोजीशन ओ थी, फाइनल पोजीशन भी ओ है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा वो तो क्या, वो खुद ही एक पॉइंट हो गया ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ अ मोशन इज पॉसिबल कि 0 हो सकता है। ठीक है, बस यही बोला है यहाँ पे। Now the next is distance and displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time। मतलब क्या, बहुत ही सिंपल चीज। अभी एक टाइम फ्रेम में जो इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसको मेजर करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूज होता है। जो ओवरऑल मोशन हमने कवर किया, कहाँ से, इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक, इन्हीं दोनों को निकालने की 2 तरीके हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बस यही बोला है यहाँ पे। इट कवर्स द ओवरऑल मोशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर ये नंबर लाइन है और यहाँ पे से मार्किंग्स हैं, ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, आप चल रहे हो और आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर रहे हो, 2 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रहे हो, तो अगर कोई पूछेगा यार कि 1 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोल सकते हो ना, हाँ मैंने 1 घंटे में 5 किलोमीटर किया, मैंने 2 घंटे में 10 किलोमीटर किया। तो दिस ओवरऑल मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, बट बेसिकली दिस इज मोशन। अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, an object has moved through a distance, can it have 0 displacement? If yes, support your answer with an example। साइड बाय साइड कमेंट सेक्शन में जल्दी से सॉल्व करते चलो क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी जो डेफिनेशन सीखी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यार एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया, एक ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? अभी देखा था अपन ने, यस इट इज पॉसिबल। व्हेन, कब हो सकता है पॉसिबल? व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम। मतलब अपना इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, तब अपना हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट आए 0। ठीक है, और बोला है एग्जाम्पल भी, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अ मैन वेंट फॉर जॉगिंग, ही वेंट फॉर जॉगिंग एंड ही रिटर्न्ड होम। तो उसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या होगा, सेम ही होगा, तो इसलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ड्रॉ भी थोड़ा सा कर देना कि हाँ उसने पहले 5 किलोमीटर का जॉग किया, फिर वापस घर आए तो 5 किलोमीटर और, तो 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ट्रैवल वाज 10 किलोमीटर्स बट डिस्प्लेसमेंट वाज 0 बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। मैंने यहाँ लिखा है व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, नॉट 0। दिस इज व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। Question number 2 is,
A farmer moves along the boundary of a square field of his side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? मतलब क्या, एक फार्मर है और इस फार्मर का एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एक साइड है 10 मीटर का. अगर स्क्वायर है तो एक साइड 10 मीटर है, तो मतलब सारे ही साइड अपने 10 मीटर हैं. और बोला है कि वो 40 सेकेंड में पूरी बाउंड्री भाग सकता है. मतलब ये पूरी चारों तरफ वो कवर कर सकता है भाई 40 सेकेंड्स में. अब उनको पता लगाना है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds from his initial position. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे होगा. तो पहले तो यार ये 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा एक ही वैल्यू चलती है फिजिक्स में. मिनट्स में बात कर रहे हो तो मिनट्स में करो, सेकेंड्स में कर रहे हो सेकेंड्स में करो, आवर्स में कर रहे हो आवर्स में करो. इसमें अभी अपन मीटर पर सेकेंड में बात कर रहे हैं, तो इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में. तो दिस विल बी 2 into 60 is 120 प्लस 20 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा अपना 140 सेकेंड्स. ठीक है, तो हमें पता करना है कि आफ्टर 140 सेकेंड्स उसकी पोजीशन क्या होगी. तो देखो, अगर वो बंदा, अगर अपना फार्मर 40 मीटर कवर कर रहा है 40 सेकेंड्स में, क्योंकि यार पूरा चारों तरफ भागा ना, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 40 मीटर उसने कवर किया 40 सेकेंड में. मतलब 40 सेकेंड में एक राउंड. तो 40 का फिर अब जब वो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, ये ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, तो ए बी सी डी, ठीक है, तो ये उसके 40 सेकेंड हो गए. फिर अब देखो 2 मिनट 20 सेकेंड तक जाना है, तो आगे चलते हैं. ठीक है, 50 सेकेंड 60 सेकेंड 70 सेकेंड 80 सेकेंड. मतलब 80 सेकेंड में उसका हो जाएगा सेकेंड राउंड. मतलब 80 मीटर कवर कर लेगा वो अपने सेकेंड राउंड में. फिर हो जाएगा 90 सेकेंड 100 सेकेंड 110 सेकेंड 120 सेकेंड्स. तो 120 सेकेंड्स में हो जाएगा उसका थर्ड राउंड. ठीक है, अभी भी टाइम बचा है, 140 सेकेंड तक जाना है ना, तो ये हो जाएगा 130 सेकेंड एंड 140 सेकेंड. मतलब ये पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे 140 सेकेंड्स खत्म हो जाएंगे. तो 140 सेकेंड क्या बोल रहे हैं इसको, 3.5 राउंड. मतलब 3.5 ही हुआ ना, 3.5 राउंड हो गया. अब हमें पता करना है क्या पता लगाना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट अपन को पता है क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. तो ए और सी के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन सकता है, ये बन सकता है ना जो डायरेक्ट ये लाइन, दिस विल बी योर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी. ये जैसे डायगोनल वाली लाइन है, ठीक है, तो इस पाथ को हमें निकालना है. अब यार ये पाथ निकालना है, ये तो डायरेक्ट अपना क्या लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है. क्यों, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस की लाइन है ना, ए सी इज द हाइपोटेनस. तो चलो लगा देते हैं. क्या लगा रहे हैं अपन, लिखना प्रॉपरली, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या बोलता है अपना पाइथागोरस थ्योरम, दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो h स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अपना p क्या है इसमें 10 प्लस बेस इज ऑल्सो 10, तो h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 200. सो h विल बी इक्वल टू अंडर रूट 200 विच इज इक्वल टू क्या होता है 10√2 मीटर्स. वैल्यू उसका लिखते हुए चलना क्या है, तो यही था अपना आंसर. अपन को ए सी निकालना था, क्योंकि ए सी होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता था उसके पूरे राउंड में. उसने पूरा 140 सेकेंड भागा और वो खत्म आया, उसका फाइनल पॉइंट आया अपना सी. तो इसलिए ए से लेके सी तक जो डिस्टेंस था वो था अपना डिस्प्लेसमेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट. इसमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चीज सही हो सकती है. ऑप्शन ए, इट कैन नॉट बी 0. क्या डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं हो सकता, हो सकता है यार. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही तो देखा, फॉल्स. इट कैन बी व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम.
जब अपना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो अपना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 0। बी दिया है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या कभी भी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कभी भी जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो ओरिजिनल पाथ, द एक्चुअल पाथ टेकन के बड़ा हो सकता है? क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट अपना डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी इज द बेयर मिनिमम। जो शॉर्टेस्ट पाथ वो ऑब्जेक्ट कवर कर सकता था वो किया है उसने, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा उससे बड़ा ही होगा। अगर ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो यार मैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके जा सकती हूँ, मैं यहाँ से ऐसे 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 करके जा सकती हूँ, मैं ऐसे उड़ के भी जा सकती हूँ, मैं तैर के जा सकती हूँ, अपन कैसे भी जा सकते हैं। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो तो यही होगा ना, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी दोनों के बीच में। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ किसी भी ऐसे 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 पाथ से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। अब चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड लिया है अपन के प्रेजेंटेशन ने, द हेयर एंड द टॉर्टोइस की रेस। बचपन की कहानी, प्यार नहीं कहानी। तो बचपन की कहानी थी, हमने बहुत सुनी है कि यार हेयर को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था अपने आप में, मैं तो जीत ही जाऊंगा। टॉर्टोइस बेचारा बहुत ही आराम आराम से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली चीज सिखाती थी ये, कि दोनों रेस कर रहे थे। हेयर ने बहुत ही अनइवनली मोशन दिखाया था, कभी भाग रहा है, कभी सो रहा है, कभी अपना काम कर रहा है ऐसे। बट टॉर्टोइस वाज कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली अपना मोशन करते 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 आगे तक गया था। तो ये थी अपनी स्टोरी। So let's recall the story of the hare and the tortoise. The race is for, अपन इसके लिए अपन देखते हैं कि जो रेस थी वो थी 50 मीटर की। इस गार्डन में रेस चल रही है जो है 50 मीटर की, और दोनों, ये है अपना हेयर और ये है अपना टॉर्टोइस। इतने अच्छे दिख रहे हैं ना दोनों, तो इनको कवर करने हैं 50 मीटर। अब रेस में क्या हुआ था, हेयर ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा भागा था, फिर उसने पीछे देखा तो यार टॉर्टोइस तो बहुत ही ज्यादा पीछे, ये क्या ही आएगा मेरे साथ, तो वो सो ही गया था। फिर टॉर्टोइस लेकिन अपना धीरे धीरे कवर करा था, एंड वी नो एंड में कौन जीता था, अपना टॉर्टोइस जीता था। तो देखो, इनको टाइम मिला है कि 50 मिनट्स में इनको कवर करनी है पूरी रेस, और टॉर्टोइस ने हर 5 मिनट में, उस 50 मिनट्स के हर 5-5 मिनट में 5-5 मीटर कवर किए। मतलब उसने पहले 5 मीटर करा, फिर 10 मीटर करा, फिर 15 मीटर किया, ऐसे सो ऑन। हेयर ने क्या किया, हेयर ने स्टार्टिंग में इतना थोड़ा सा कवर किया, फिर थोड़ा सा करने के बाद वो यहाँ पे सो गया, क्योंकि यार टॉर्टोइस तो उसको दिख रहा था यहाँ पे। फिर जब उसकी आंख खुली, जब उसकी नींद खुली, तो यार उसने अपनी थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ा सा वो आगे बढ़ा, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, टॉर्टोइस जीत चुका था। फिर वो क्या ही करे, कुछ नहीं कर पाया और वो हार गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर अपन इसके डिस्टेंस को टैबुलेट करें, मतलब एक टैबुलर फॉर्म में लिखें, तो 5-5 मिनट का इंटरवल अपन लेंगे, 5, 10, 15 सो ऑन। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय हेयर वाज, पहले उसने 10 मीटर्स ट्रैवल किया, फिर उसने 30 किया, लाइक 10 मिनट्स में 30, 15 मिनट्स में 35 उसने कवर कर लिया था, फिर वो सो गया। तो ये पूरा अपना कांस्टेंट है। ऑन दी अदर हैंड जो टॉर्टोइस था वो हर 5-5 मिनट में 5-5 मीटर बढ़ता जा रहा था, मतलब बहुत यूनिफॉर्मली वो आगे बढ़ रहा था। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, दिस विल बी 40, मतलब 5-5 मीटर वो कवर करता जा रहा था 5-5 मिनट में। इवन टाइम इवन डिस्टेंस। हेयर का क्या था, इवन टाइम तो चल रहा था, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, कोई भी हो टाइम तो चलता जा रहा था, लेकिन उसका डिस्टेंस अनइक्वल था, मतलब इवन टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, और लास्ट में हेयर तो कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाया अपनी रेस, वो तो हार ही गया था, 40 मीटर ही कवर किया उसने। 35 के बाद थोड़ा सा लास्ट में एक पुश दे दी, लेकिन तब भी वो दैट वाज नॉट इनफ। बाकी अपना टॉर्टोइस एकदम 45 मीटर और 50 मीटर दोनों उसने कवर किया और वो जीत गया। तो ये यूनिफॉर्मिटी और ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी थी, ये क्या था, जो हेयर था उसने नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाया, मतलब उसने इवन टाइम में नॉन यूनिफॉर्मली मूव किया, मतलब कभी ज्यादा तेज, कभी धीरे, कभी थोड़ा और तेज। ठीक है, बाकी लेकिन टॉर्टोइस ने इवनली मूव किया पूरे टाइम, और वो अपने एंड रिजल्ट पे पहुंचा। यार अपने लाइफ में ही कितने एग्जाम्पल हो जाते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। मतलब फॉर एग्जाम्पल
अगर बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल चाहिए तो यार अपन लोग प्लान बनाते हैं एग्जाम के पहले। अपन सोचते हैं कि हाँ इस दिन ये चैप्टर, इस दिन ये चैप्टर, 8 दिन है मेरे पास, 8 चैप्टर है, ऐसे कवर हो जाएंगे, एक दिन में एक चैप्टर कवर करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं तो बहुत प्लान बनाती थी ऐसे अपने स्कूल टाइम में कि हाँ इस दिन ये चैप्टर, इस दिन ये चैप्टर। बट फिर क्या होता है, एग्जाम के एक दिन पहला आता है, क्या होता है, कोर्स इतना पाइल अप हुआ होता है, वो 4 चैप्टर का शायद एक आधा चैप्टर पढ़ा होता है पहले, बाकी वो 7.5 चैप्टर एक दिन के पहले के लिए आ जाते हैं। फिर हम खोलते हैं यूट्यूब कि कोई हमें समझा दे, बहुत सिंपली बता दे क्या होना है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा मत करना, रोज का एक चैप्टर करते हुए चलो ना, तो बहुत आराम हो जाएगी जिंदगी। अपने जीवन में भी यूनिफॉर्म मोशन लगाओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो क्या हो जाएगा अपना यूनिफॉर्म मोशन। बट इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम तो इक्वल है, टाइम फ्रेम हमारा सेम ही है, बट डिस्टेंस कवर्ड इज अनइक्वल इस केस में, तो इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या है अपना, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आम जिंदगी का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। आप कभी जाओगे, कार से आप निकले या बस से निकले, ट्रेन से, कहीं से, ट्रेन में नहीं, बस या कार, रोड पे हो आप, तो कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल गया, तो ट्रैफिक मिल गया तो फिर आपने स्टार्टिंग के 1 घंटे में मुश्किल से 5 किलोमीटर ही आप कवर कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद एकदम से रोड खुल गया, तो नेक्स्ट 1 घंटे में आपने एकदम 50 किलोमीटर कवर कर लिए। तो ये पहले 5 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर 50 किलोमीटर 1 किलोमीटर में 1 घंटे में, एक घंटे की बात हो रही है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होता जा रहा है ना, तो इसलिए ये अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म मोशन अगर चाहिए तो अगर आपने 1 घंटे में 1 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 1 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 1 किलोमीटर, ऐसे जब इवन डिस्टेंस इवन टाइम फ्रेम में कवर करते तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से समझना क्या होती है स्पीड। स्पीड तो ऐसा था जीवन में स्पीड चाहिए, आपने वो देखी है कार्स, लाइटनिंग मैक्वीन की आई एम स्पीड, क्या होती है ये स्पीड। द स्पीड इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब इन यूनिट टाइम होता है अपना मतलब पर यूनिट टाइम। तो स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस, किस रेट से, किस स्पीड से जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल की पर यूनिट टाइम, इतना डिस्टेंस इतने यूनिट टाइम में हमने कवर किया, उस चीज को बुलाते हैं स्पीड। अब पर यूनिट टाइम का सीधा सीधा क्या मतलब होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू द मेजर ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम बुलाते हैं स्पीड। द SI यूनिट, लाइक द स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड पे हमारी बात होती है। NCERT में लिखता है ये MS-1 NCERT के लिए है, तो इस फॉर्मेट में भी याद कर लो कि ऐसे लिखते हैं, और मीटर पर सेकेंड, वैसे तो लिखते तो ऐसे ही हैं बट NCERT क्या ही बोले उसको, इसलिए बता तो दिया, ऐसे भी लिखते हैं। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, छोटी वैल्यू, एंड किलोमीटर पर आवर। मतलब मीटर पर सेकेंड को अगर बड़ा करना है तो हम करते हैं उसको किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ भी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन भी चाहिए होता तो होता वेक्टर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब सिर्फ वैल्यू चाहिए। जैसे इतना किलोमीटर है, इतना टाइम पीरियड है, ठीक है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो व्हाट इज स्पीड? बेसिकली स्पीड इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब अगर कार रेस चल रही है तो एक कार जा रही है 120 किलोमीटर पर आवर से, एक जा रही है एकदम 200 किलोमीटर पर आवर से, तो एक कार ने मतलब 200 किलोमीटर कवर किए पर आवर, जबकि एक ने किए 120 किलोमीटर पर आवर। तो 200 उसकी स्पीड हुई, इसकी स्पीड हुई 120, तो कौन सा ज्यादा तेज है? ऑब्वियसली 200 वाला जीत गया। 200 किलोमीटर पर आवर वाज द स्पीड। ठीक है, अब व्हाट इज एवरेज स्पीड?
The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. जो total distance था डिवाइड बाय, बहुत ही इजी चीज है, मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी, जो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन टोटल करते हैं ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t, देन इट्स एवरेज स्पीड v इज, मतलब स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं s से, और टाइम को करते हैं t से। डिस्टेंस को d से भी करते हैं, ऐसे 2-3 लेटर होते हैं, लेकिन यहाँ के लिए इतना याद रखो मेनली कि डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू s अपॉन टी या d अपॉन टी, ठीक है। बस यही होता है अपना एवरेज स्पीड। अब नेक्स्ट दिया है ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। ये ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में रोज देखते हैं बट नाम नहीं पता होता बहुत बार, मतलब स्पीडोमीटर तो सुना होगा बट ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल। आपकी गाड़ियों में ध्यान से देखना, भी बाहर जाके देख के आओ, कार में ये चीज लगी होती है। गाड़ी बहुत ज्यादा अगर टाइम से चल रही होगी तो ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये मेजर करता है कि आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इतने सालों में, इतने महीनों में, नई गाड़ी है तो एक दिन में, ठीक है। ये मेजर करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है गाड़ी में। On the other hand, a speedometer measures the speed of a vehicle in a motion. It records the speed in kilometer per hour at a given instant. मतलब at a given point of time. मतलब आप स्पीडोमीटर वो होता है जो ऐसे 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 दिखाता है ना, ये वाली स्पीड, दिस इज द स्पीडोमीटर, ये at a given point of time. मतलब गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए क्योंकि मैंने अभी देखा तो मेरे को दिख रहा है हाँ 30 किलोमीटर पे चल रहा है, मैं 5 मिनट बाद जाऊंगी तो मेरे को दिख रहा है यार ट्रैफिक लग गया एकदम, हम लोग 10 की स्पीड में आ गए, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर ही कवर हो पाएंगे। तो मतलब जिस पॉइंट पे मैं देख रही हूँ उतने पॉइंट ऑफ टाइम में स्पीड इतनी है। हाईवे पे है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो हाँ पूरा मैंने जब भी देखा 70 की स्पीड भी जा रहे हैं, 70 की स्पीड में ही चल रहे हैं। रेस्ट पे है गाड़ी तो 0 पे है, मतलब कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। तो इसलिए ये होता है ओडोमीटर जो अपना डिस्टेंस ट्रैवल करता है और स्पीडोमीटर जो अपनी स्पीड बताता है किलोमीटर पर आवर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब एग्जाम्पल दिया है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 seconds एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 seconds. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो अब दिखाना है हमें स्पीड का एवरेज, तो ऐसे लिखते हैं स्पीड नीचे AV एवरेज के लिए। तो स्पीड अभी देख के आए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, पहले उसने 16 मीटर कवर किया, फिर उसने 16 मीटर कवर किया, तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन टाइम है, पहले उसका था 4 सेकेंड, फिर था उसका 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा अपना 32/6 मीटर पर सेकेंड। अगेन फिजिक्स में कभी भी फ्रैक्शन में छोड़ के नहीं आ सकते हम अपने नंबर, हमें 32/6 को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 5.33, मतलब 3 बार हो जाएगा। तो सिर्फ 2 पॉइंट तक ही सॉल्व करो, ज्यादा भी सॉल्व मत कि हाँ रे सॉल्व करना है पूरा, नहीं, 2 पॉइंट तक सॉल्व कर सकते हो। 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ऐसे हमने सॉल्व कर दिया। अब आया बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक, वेलोसिटी। स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी क्या होता है, नई चीज है बहुत, चलो अच्छे से पढ़ते हैं। वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार डिफरेंशिएशन देख ही लेते हैं। इतनी देर से स्केलर वेक्टर चल रहा है, क्या होता है ये स्केलर वेक्टर। तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए रहती हैं, ठीक है। जैसे डिस्टेंस के लिए किलोमीटर हो गया, टाइम के लिए आर या सेकेंड से बात होगी, तो इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए रहता है, प्लस डायरेक्शन की भी बात आ जाती है यहाँ पे, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्शन भी चाहिए रहता है। स्केलर क्वांटिटीज में अपने एग्जाम्पल होते हैं डिस्टेंस और अभी क्या पढ़ के अपन स्पीड। इनमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए। वेक्टर क्वांटिटीज में आते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट, जो अपना शॉर्टेस्ट पाथ था उसमें क्या अपन को जो डायरेक्शन था वो भी इंपॉर्टेंट था, मतलब किस डायरेक्शन में बात हो रही है, नॉर्थ जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मतलब अगर A से B तक है तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मार्क करना है तो आप ऐसे लास्ट में एक एरो भी बनाओगे, मतलब क्योंकि हमें डायरेक्शन भी पॉइंट करना है।
एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या होता है अभी देखने जा रहे हैं, बट ये है कि वेलोसिटी में दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात होगी, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. चलो स्टार्ट करते हैं. वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. बहुत ही सिंपल चीज, इतना तो मैंने हाइप कर दिया, बट है बहुत सिंपल चीज. मतलब स्पीड क्या थी? स्पीड अपनी थी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. जब स्पीड के साथ डायरेक्शन की भी बात आ जाए, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड अलोंग विद डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम वेलोसिटी. The velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing the object's speed, direction of motion or both. मतलब जब वेलोसिटी में अब दोनों की बात हो रही है, दोनों हमें डायरेक्शन की बात हो रही है, प्लस हमारा जो स्पीड था, मतलब जो मैग्नीट्यूड था, दोनों की बात हो रही है, तो दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए. अगर आप सीधे सीधे जाते हुए लेफ्ट मुड़ गए, सीधे सीधे राइट मुड़ गए, तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. भले ही स्पीड चेंज नहीं हो, अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हो गया ना, तो भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है. सिमिलरली अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, स्पीड में चेंज आ गया, तो वेलोसिटी चेंज होगी. मतलब ईदर ऑफ द टू, कोई भी एक भी बदल जाए या फिर दोनों ही बदल जाए, तो अपनी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है. और वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. डायरेक्शन की बात भी आ गई, इसलिए ये अपनी है एक वेक्टर क्वांटिटी. Now speed and velocity have the same units, that is meter per second. मीटर पर सेकेंड अपना स्पीड का भी था और वेलोसिटी भी था, क्योंकि बेसिकली दोनों सेम चीजें हैं. बट वेलोसिटी में हमारा क्या और ऐड हो जाता है? क्या होता है बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या ऐड होता है. हाँ. Now what is average velocity? In the case of velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. That is average velocity is equal to initial plus final upon 2. मतलब जब हमें एवरेज निकालना रहता है, वेलोसिटी का हमें एवरेज निकालना है, तो जो हमारी स्टार्टिंग दो पॉइंट पे बात हो रही है ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो जो हमारी पॉइंट ए पे वेलोसिटी थी प्लस पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, फाइनल को करते हैं वी से, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे तो हमें मिलेगी अपनी एवरेज वेलोसिटी. और वेलोसिटी खुद कैसे मिलती है? अभी देखो, पिछले स्लाइड में अपन ने देखा था कि डायरेक्शन की बात हो रही है, तो स्पीड अपना क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. अब डिस्टेंस में अगर अपन डायरेक्शन मिला दे, उसको वेक्टर क्वांटिटी में लाना चाहे, तो क्या मिलेगा अपन को? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज कंसर्न्ड विद डायरेक्शन, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बहुत ही सीधा सीधा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जैसे डिस्टेंस था अपना, जैसे अपना स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये जो u प्लस वी अपॉन 2 जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये वाला आपको लगाना है तो ये वाला लगा सकते हो, बट एक आध क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का जो इससे सॉल्व होता है. बाकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से बहुत सिंपली अगर जिंदगी आसान कर सकते हैं तो क्यों मुश्किल करनी है ना. तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड थी अपनी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है अपनी वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है ना. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. कमेंट सेक्शन में लिखते चलो आंसर, सिर्फ सुनना नहीं है बैठ के, इंटरैक्टिव बनाओ ना थोड़ी सी क्लास, आपको भी फिर ना मजा आएगा, है ना. तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो सकता है? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल. पहले अपन अपना डेफिनेशन लिख देते हैं क्या होता है. स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ऐसे एक और कॉलम बना देते हैं, यहाँ पे हम लिखना है सबसे पहले डेफिनेशन में डिफरेंस. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है अपना स्पीड. ठीक है. फिर दिया है वेलोसिटी. वेलोसिटी अब क्या होती है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी. मतलब वेलोसिटी क्या हुई? चेंज इन स्पीड
विथ डायरेक्शन ना, तो वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज वेलोसिटी, ऐसे करके लिख सकते हैं. फिर अपन उसकी वो लिख सकते हैं कि किस टाइप की क्वांटिटी है. स्पीड अपनी है एक स्केलर क्वांटिटी, टाइप लिख देते हैं. और वेलोसिटी अपनी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी. फिर अपन और क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस में अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कैसे इसको अपन फॉर्मुलेट करते हैं. तो स्पीड होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो यार 3 पॉइंट अभी यहाँ तो लिख लिया, आपको और लिखने हैं, मन कर रहा है लिखने का, और नॉलेज दिखानी है अपनी टीचर को, सर को, मैम को, तो साथ बाय साथ कमेंट सेक्शन में लिख दो. और आ रहे हैं पॉइंट्स तो ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन दिया है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. स्पीड और वेलोसिटी का एवरेज कब इक्वल हो सकता है, मतलब पूछा है कि ये चीजें कब इक्वल हो सकती हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कब. तो यार वेलोसिटी का तो अभी फॉर्मूला देख कर आए ना, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. टोटल मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये दोनों चीजें इक्वल कब हो सकती हैं, सोचो थोड़ा. आ ही गया होगा. देखो यार डिनोमिनेटर तो दोनों जगह टाइम ही है, तो डिनोमिनेटर की तो बात ही सेम है. इक्वल तब होगी जब अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा. व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड विल बी द शॉर्टेस्ट पार्ट टेकन. मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो अपनी दोनों वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों का एवरेज भी सेम आ जाएगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. इसको प्रॉपर सेंटेंस बना के लिख देना. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर. ओडोमीटर अभी पढ़ के आए भाई, ऐसा कुछ बना हुआ था अपने डायग्राम में, कार के अंदर होता है जो डिस्टेंस बताता है कितना ट्रैवल हुआ. तो व्हाट इज एन ओडोमीटर. इट इज अ मशीन, इट्स अ गैजेट. मशीन क्या बोलते हैं, it's a gadget that is used to measure the distance covered by the automobile. मतलब इतना लिख दो बस, odometer tells us the distance covered by the automobile. या फिर odometer, अच्छा लिखा तो है यहाँ measures. Odometer measures the distance covered by an automobile या फिर vehicle. ठीक है. Question number 4. What does the path of an object look like when it is in uniform motion? जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो वो कैसा दिखेगा. ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं. अपना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. नीचे अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं टाइम, यहाँ पे अपन लेते हैं डिस्टेंस. ठीक है, ये अपना है ओरिजिन. तो यहाँ पे यार टाइम अपन ले लेते हैं आवर्स में, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर. और डिस्टेंस अपना किलोमीटर में ले लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर होगा या फिर मीटर पर सेकेंड होगा. तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड सो ऑन. अब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो मतलब फर्स्ट आवर में उसने 2 किलोमीटर कवर किए, फिर 2 और किलोमीटर कवर किए 2 घंटे में, फिर 2 और किलोमीटर कवर किए 3 घंटे में. मतलब 2-2 किलोमीटर 1-1 घंटे में कवर करता जा रहा है. मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर और 3 घंटे में 6 किलोमीटर. तो अब अपना जो यूनिफॉर्म मोशन का पाथ होगा वो ये होगा. ये जो स्ट्रेट लाइन अभी ड्रॉ होगी, ये जो पाथ है, ये जो लाइन बनी है, दिस विल बी योर यूनिफॉर्म मोशन की लाइन. क्योंकि ये अपन को स्ट्रेट उसमें दिख रही है, तो इसलिए मतलब सी जो स्ट्रेट लाइन है, दोनों अगर इक्वल इंटरवल्स पे है, इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. दैट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है ना। मतलब एक स्पेसशिप को लॉन्च करा गया है ग्राउंड स्टेशन से। ये है स्पेसशिप आपकी, ये है स्पेसशिप, ये जा गई ऊपर चली गई, ठीक है, और यहाँ पे चली गई। अब यहाँ से उसने एक सिग्नल भेजा, कहाँ पे, ग्राउंड स्टेशन पे ऐसे सिग्नल भेज रही है। हमें बताना है कि हमें सिग्नल की स्पीड पता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट पे सिग्नल ने ट्रैवल किया। अगर हमें स्पीड पता है तो क्या हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं? हमें पता, क्या दो चीजें पता है, हमें पता चली है स्पीड और हमें पता है टाइम, मतलब 5 मिनट में ही गया है। जब स्पीड पता है और टाइम पता है तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना। मतलब सिर्फ टाइम को हमने ऊपर भेज दिया, डिवाइड में था, इनटू में चला गया, तो क्या हो जाएगा अपना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज 3 इंटू 10⁸ इंटू 5 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 5 इंटू 60, 300 सेकेंड्स की बात हो रही है, तो दिस विल बी 300। 3 3 होता है 9, 2 0 थे उसको 10 पर ही लगा देते हैं, तो 10⁻10 मीटर इतने डिस्टेंस में है अपनी स्पेसशिप। कहाँ से? ग्राउंड स्टेशन से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बस अप्लाई करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. मतलब स्पीड भी निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है, ठीक है, निकाल देंगे। देखो, अब उषा थी भाई एक पूल में, ये है आपका पूल, पानी है पूल में, उषा है ये। उषा को यहां से यहां तक गई, फिर वो वापस आई, और ये पूरा जो 180 लाइक इतना डिस्टेंस है 90 मीटर दिया हुआ है, तो उसने पूरा एक सर्कल मतलब 180 मीटर कवर कर लिया। कितनी देर में? उसने 180 मीटर कवर किया 1 मिनट में, मतलब टाइम उसने लिया 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट इज 60 सेकेंड, और डिस्टेंस उसने कवर किया 180 मीटर। ये है टोटल डिस्टेंस और ये है टोटल टाइम। तो अब हमें निकालना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो यार स्पीड का एवरेज तो हमें पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो डायरेक्टली दिया है 180 अपॉन 60, तो ये हो जाएगा अपना 30 मीटर पर सेकेंड। ये थी अपनी एवरेज स्पीड, अपनी नहीं उषा की, ठीक है। उषा तैर रही और हम क्रेडिट ले लें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये हो जाएगी अपनी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपॉन टाइम। अब देखो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, उषा ने 180 मीटर कवर किए, उसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहां से तैरना, ये वो होता है ना जिससे जंप करते हैं, ये वो है, ठीक है। तो उसने यहां से चालू किया और वो यहीं पे तैर के आके वापस आ गई, तो मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो दोनों ही ये हो गया ना, मतलब इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट इस केस में। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपना 0, तो दिस विल बी 0 अपॉन 60। टाइम तो है भाई, टाइम तो है 60 अपना सेकेंड का, तो लेकिन आंसर भाई 0 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो हमने निकाल दी, अपनी एवरेज स्पीड भी निकाल दी और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. मतलब दोनों में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है और मीटर पर सेकेंड में भी निकालनी है। तो पहले यार टाइम तो दिख रहा है 8 आवर्स, तो इसको भी चलो पहले स्टार्ट करते हैं। 2000 कार का ऑलरेडी डला था, मतलब हमारी नई कार नहीं है, हमारी कार पुरानी है, थोड़ी सी चल चुकी है, तो 2000 मेजर ऑलरेडी कर रहा था वो ओडोमीटर में। फिर हमने ट्रैवल किया 400 किलोमीटर और, तो उसका आ गया 2400 किलोमीटर। तो हमने इसमें ट्रैवल कितना किया, हमने ट्रैवल तो 400 किलोमीटर किया ना, 2000 तो पहले से डला हुआ है, हम नहीं लेंगे उसका, क्या हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते।
तो द डिस्टेंस कवर्ड फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 2400 माइनस 2000, तो इट विल बी इक्वल टू 400 किलोमीटर। पहले किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है तो किलोमीटर में ही छोड़ देते हैं इसको। अब अपन को पता है डिस्टेंस इतना आ गया, टाइम अपन को दिया है 8 आवर्स, तो अपन की क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो स्पीड का एवरेज विल बी इक्वल टू, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 400 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। अगेन फ्रैक्शन में तो छोड़ नहीं सकते, तो ये हो जाएगा अपना 50 किलोमीटर्स पर आवर। ये थी अपनी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अब इसी को कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड करना भी कोई मुश्किल काम है नहीं, हमें ऑलरेडी जब 40/8 किलोमीटर पर आवर 400/8 यहाँ पे मिल चुका है ना एवरेज स्पीड, तो बस इसी को हम मीटर पर सेकंड यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 1000 मीटर, तो इंटू कर देंगे भाई 1000। और 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकेंड, 3600। 60 मत बोलना, 60 बोला क्या आपने, नहीं बोला ना, हाँ वेरी गुड, क्योंकि 60 तो यार सेकेंड में होता है, 1 मिनट में, हम आवर की बात कर रहे हैं, तो 60 इंटू 60, तो ये होगा 3600, 0 0 कट गया, तो ये आपको मिल जाएगा 4000 अपॉन 8 इंटू 36 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 इंटू 8 विल बी इक्वल टू 48, 8 3 is 24, now it will be 288, ठीक है। तो 4000 अपॉन 288 आपको भाई डिवाइड करने के बाद दे देगा 13.89 मीटर पर सेकेंड। ये सही किया है ना, 8 6 is 48, 8 3 is 24 and 28, ठीक है। तो अगेन फ्रैक्शन में अपन छोड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए अपन इसको डिवाइड कर लिया, तो अपन का आंसर आ जाएगा 13.89 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में भी निकाल दिया, मीटर पर सेकेंड में भी निकाल दिया। तो बस यही था आपका आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक्ड इट, होप यू अंडरस्टूड इट। कुछ भी समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज, वी आर हियर फॉर यू गाइज, इसलिए वी आर हियर, ठीक है। तो कुछ भी लगे, अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी और भी जो टॉपिक्स हैं मोशन के रिलेटेड वो भी अपन पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।